हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग पॉलिटी का फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया गया था, 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया गया था, जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 300 स्टैटिक जीके को कवर किया गया था। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग 301 से स्टार्ट करेंगे, 400 तक लेके जाएंगे। हर एक पार्ट में 100 स्टैटिक जीके कवर करते हैं। तो 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, आज हमारा चौथा है और कल हमारा 5वां आएगा। तो इस तरीके से 5 हम लोग 500 जो प्रश्नों का सीरीज जो स्टार्ट किए थे, तो आज हमारा 4th सीरीज है, तो कल हमारा लास्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भारत की संघीय 301 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। संसद हो जाएगा इसका उत्तर। 302 नंबर का देखते हैं, भारतीय संसद का निर्माण कैसे हुआ, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। 303 नंबर का क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन करता है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राइट, क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर, राष्ट्रपति महोदय। 305 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान क्या हो जाएगा, सत्रवसान कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। 306 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, बताइए। राष्ट्रीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, शून्य का। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी को। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, बताइए। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में, 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में। अब हम 310 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षमता की समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का, फ्रीडम का अधिकार, जो फ्रीडम हमारा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। जो शोषण के जो विरुद्ध है उनका अधिकार उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। उसके बाद हम देखते हैं 314 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 29 से 30 तक, 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 32 में। किस में मिलता है, अनुच्छेद 32 में। उसके बाद हो जाएगा हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर जो भीमराव साहेब अंबेडकर जी थे, उन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, कि हमारा संविधान का आत्मा है। किस अनुच्छेद को कहा था, तो अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा था। किन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। या फिर तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान का आत्मा किन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 317 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अनुच्छेद 52 के तहत। किस समिति का अनुशंसा पर 44वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक न्यायवादी होगा, बताइए। भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या होगा, महान्यायवादी।
अनुच्छेद 76 में ये बात कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा, ये तो बता दिया अनुच्छेद 76। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? देखो कौन संसद के किसी भी देखो कौन सा ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते। सदन कितने हो जाएंगे हमारे? लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा सदन के सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। ऊपर देखो क्या लिखा गया था, भारत संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा, मतलब भारत में सिर्फ एक ही महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में कहा गया। और जो भारत के जो महान्यायवादी होंगे वो बिना सदस्य बने हुए, लोकसभा और राज्यसभा में बिना सदस्य बने हुए दोनों सदनों में कार्यवाही कार्य कर सकते हैं। 322 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 325 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यों का सर्वोच्च कानून अधिकार कौन होता है? बताइए। राज्यों का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? बताइए। महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं 328 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? ये आप बताइए। ये क्वेश्चन मैंने खाली जानबूझ के छोड़ा गया है, ये आप बताइए। 329 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 से 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? कौन सा अधिकारी है जो सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? एकहरी और एकीकृत। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? बताइए। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? एकहरी और एकीकृत। 332 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसे राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/3। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जितने भी विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या उसके राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/3। देखिए इसको सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, जितने भी विधान परिषद में जितने भी सदस्य की संख्या जो होगी उसके राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होगा। मान लीजिए राज्य के विधानसभा की संख्या कितना है? 30 है। फॉर एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 30/3 यानी कि 10। तो 1/3 भाग होना चाहिए, यानी कि 10 विधान परिषद के होंगे, यानी कि विधान परिषद के 3 गुना ज़्यादा होंगे राज्य के विधानसभा के सदस्यों में की संख्या, है ना। समझ गए आप लोग? सिंपल समझिए, विधान परिषद में जितने भी होंगे उसके दुगुना राज्य विधानसभा में होंगे, उसके तिगुना होंगे, क्योंकि 1/3 कहा गया है, उसके तिगुना होंगे, राइट। हाँ, राज्य की विधानसभा में 3 गुना होंगे, विधान परिषद में 1/3 होंगे और राज्य विधानसभा में 3 गुना होंगे। 324 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है। देखिए, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? अगर ये 40 बोला जा रहा है, 40 होना आवश्यक है, तो बताइए राज्य विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्य विधानसभा में तो हो जाएगा इसका 3 गुना, तो हो जाएगा 120, है ना। इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 है किसके? राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 है, तो ये राज्य विधानसभा के कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 335 नंबर का देखते हैं, भारत में वर्तमान के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7। कहाँ पे? बिहार,
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7। समझ में आ गया आपको? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू कश्मीर। 336 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 336 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इसके पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए। आगे क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यहाँ राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया था विधान परिषद के सदस्यों के कम से कम सदस्यों की संख्या कम से कम मिनिमम 40 होनी चाहिए। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के मिनिमम, कम से कम यहाँ बोला जाए, विधान परिषद के मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए? 40 मेंबर होने चाहिए। विधान परिषद के कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। और राज्य विधानसभा के कितने होने चाहिए? देखिए, राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राज्य विधानसभा के मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 500 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 500। और विधान परिषद के कितने होने चाहिए? मिनिमम 40 होने चाहिए, 40 मेंबर होने चाहिए। समझ में आ गया आपको? अब तो यहाँ देखते 341 नंबर का क्वेश्चन, वह राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। वह राज्य जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, वैसे विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60 होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया? अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? 1/10, है ना, 1/10 होना आवश्यक है। 344 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ना। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षक, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, यानी यहाँ सूची पूछा जा रहा है किस विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षक, यहाँ पर कोमा होना चाहिए, कारखाना, शिक्षक, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय की सूची किस अंतर्गत आते हैं? बताइए। किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। 47 का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, लोकसभा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं ऊपर वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षक, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। लोकसभा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए। राज्य सूची। ये आपको याद करना है, ठीक ना। इसको आप पर रिपीट कीजिए, देखिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि किस विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। 350 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित संसदीय सरकारियां आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 352 देखते हैं। पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी बताइए? जून 1990 ईस्वी में। जून 1990 ईस्वी में। अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। उसके बाद देखते हैं 359 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? के संथानम। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक। 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक। उसके बाद देखते हैं 364 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। दूसरे वित्त आयोग के गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 ईस्वी तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद 369 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 369 नंबर का देखते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 ईस्वी तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 ईस्वी तक। 1966 से 1969 ईस्वी तक। उसके बाद देखते हैं 375 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। डॉक्टर पीवी राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 1974 ईस्वी तक। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। कौन थे? महावीर त्यागी। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979 ईस्वी तक। 1974 से 1979 ईस्वी तक। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पी ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। 1979 से लेकर के 1984 ईस्वी तक। 1979 से लेकर 1984 तक। 381 नंबर का क्वेश्चन है। सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलेट। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलेट। सातवें वेतन आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 ईस्वी तक। 1985 से 1989 ईस्वी तक। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको 1 से 2 बार आप वीडियो देखो तो याद हो जाए। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप इसको बार बार तो नहीं, मतलब 2 से 3 बार देखो, आप लोग को रिपीट हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। रिपीट करके देखो इस वीडियो को, है ना। लाइव खत्म हो जाने के बाद आप लोग इसको दोबारा देखिए। देखो 382 नंबर क्वेश्चन। सातवें वेतन आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1989 ईस्वी तक। आठवीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक। 1989 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक। 1989 टू 1995, 1989 टू 1995, 1989 टू 1995। नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनकेपी साल्वे। उसके बाद 386 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 386 का देखते हैं। 386 का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000 ईस्वी तक। 1995 से 2000 ईस्वी तक। 1995 टू 2000, 1995 टू 2000। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 11वें वित्त आयोग की अवधि 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005 ईस्वी तक। 2000 से 2005 ईस्वी तक। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005 ईस्वी तक। 389 का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर
A.M. खुसरो, प्रोफेसर A.M. खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक, 2005 से 2010 तक। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन। 392 का क्वेश्चन देखते हैं, 392 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 392 नंबर का क्वेश्चन हमारा है 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक, 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग, देखिए यूपीएससी का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। यूपीएससी जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, कब इसको गठित किया गया था? 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? बताइए, यह आप लोग बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? ये आप बताइए। मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना, आप लोग बताइए। 397 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 397 का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए ये पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, जिससे आप बीपीएससी बोलते हो, जेपीएससी बोलते हो, यूपीपीसीएस बोलते हो, एमपीपीसीएस बोलते हो। जो स्टेट लेवल का जो पीसीएस होता है उसी को बोला जाता है हिंदी में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सॉरी राज्य लोक सेवा अध्यक्ष नहीं, ये ज़्यादा हो चला गया क्वेश्चन में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ये भी आप बताइए, मैं आप पर छोड़ता हूँ। 399 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी के, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 400 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की अधिकार किसको है? भारतीय निर्वाचन आयोग को, भारतीय निर्वाचन आयोग को, भारतीय निर्वाचन आयोग को। ये क्या हो रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बार बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर करके इसमें वीडियो में बोला हूँ, लाइव सेशन में बोला हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, तो इस लाइव सेशन को ख़त्म होने के बाद आप 2 बार 3 बार आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हमारा लास्ट सेशन होगा क्योंकि हमने इसमें 400 तक क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट सेशन में आएंगे जिसको आप 401 से लेकर के 500 तक कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।